व्यापार के लाभ या ऐसे कहें एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये टॉपिक मैंने कल शुरुआत किया था, काफ़ी कुछ आपको है वो मैंने समझाया था, पॉइंट लिखवाए थे, बताया भी था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट को जोड़ते हैं। मैं आपको उन्हीं पॉइंट को वापस समझाता हूँ, उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ, इसलिए आप लोग आराम से इसको सुनिए। तो अगला पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड नेशन, अर्थात जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनका विकास होता है। उनका विकास कैसे होता है? जैसे बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए आप। बांग्लादेश के अंदर कपड़ा बनता है, कपड़ा जो रेडीमेड कपड़े से जो वस्त्र बनते हैं, उनसे जो रेडीमेड वस्त्र बनते हैं वो पूरी दुनिया में बांग्लादेश उसका निर्यात करता है। बांग्लादेश अपने आप में एक गरीब देश है, लेकिन उसका निर्यात वो पूरी दुनिया में करता है। तो बांग्लादेश को भारी मात्रा में वो फॉरेन करेंसी मिलता है। आप कांगो का उदाहरण ले लीजिए, अफ्रीकन देश कांगो बहुत गरीब देश है, लेकिन वहाँ पे डायमंड का रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ डायमंड मिलता है, कच्चा हीरा मिलता है वहाँ पे, उसका निर्यात पूरी दुनिया में किया जाता है। आप इनके उदाहरण लीजिए, आप कतर के, आप गल्फ कंट्री का उदाहरण ले लीजिए, सऊदी अरब है, कतर है, इनके पास क्या था? कुछ नहीं था। जब तक तेल नहीं था तब तक यहाँ कुछ नहीं था मरुस्थल के सिवाय। लेकिन जैसे ही तेल मिला, पूरी दुनिया को इन्होंने ऑयल निर्यात किया, ओपेक की स्थापना की। आपको पता है ऑयल के भाव रातों रात 4 गुना 5 गुना बढ़ गए और ये सारे देश माला माल हो गए। भारी मात्रा में विदेशी करेंसी इन देशों में प्रवाह होने लगा, तब ये देश धनवान हो गए, माला माल हो गए। तो इसीलिए निर्यात से, आयात से ये देश पावरफुल होते हैं, ये धनवान होते हैं। अगला पॉइंट है रिड्यूस मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात एकाधिकारात्मक शोषण कम होता है। एकाधिकारात्मक शोषण कम होता है। आप देखिए, यदि अपने देश की सीमाएं बंद हो, व्यापार नहीं हो, तो कुछ कंपनियां कुछ वस्तु और सामान के उत्पादन करने में एकाधिकार हासिल कर सकती है और वो भारी मात्रा में लोगों से कीमत वसूल कर सकती है। कि जहां एकाधिकार होता है, जहां एकाधिकारात्मक बाजार होता है, वहां उपभोक्ता का शोषण होता है। इसीलिए सबको पता है कि एकाधिकार बाजार में सबसे ज़्यादा शोषण होता है और सबसे ज़्यादा कल्याण पूर्ण प्रतियोगिता में मिलता है। तो इसीलिए किसी एक देश में, किसी एक कंपनी का यदि एकाधिकार होता है, जब व्यापार होने लगता है तो उनका एकाधिकार टूटने लगता है और उपभोक्ताओं को धीरे धीरे कम कीमतों पे अधिक से अधिक सामान मिलने लगता है और उनका शोषण भी कम होने लगता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एकाधिकारात्मक जो शोषण होता है वो कम होता है। अगला पॉइंट है वित्तीय भुगतान, पेमेंट का भुगतान, पेमेंट का हस्तांतरण, ऐसे भी कह सकते हो आप। अर्थात क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, आसान होता है। इससे क्या होता है, विदेशी मुद्राएं दूसरे देश में बढ़ने लगती है, उनकी क्षमता भी बढ़ने लगती है। जो गरीब देश हैं उनका पावर भी बढ़ने लगता है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट यह है। अगला पॉइंट है नेशनल वेल बीइंग। राष्ट्रीय वेल बीइंग का मतलब होता है कल्याण, कह सकते हो आप, मतलब राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होती है। अर्थात ये होता है कि जो सामान सस्ता मिलता है उससे क्या होता है, उस देश में लोगों का, उपभोक्ताओं का कल्याण बढ़ता है, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान भी मिलने लगता है। इसका कई उदाहरण हम देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा सामान होता है, जैसे अपने दवाई, कुछ ऐसा जैसे कैंसर की दवाई है वो यहाँ नहीं मिल रही है तो हम विदेशों से आयात करते हैं, तो उनको आराम से व्यक्ति अपना जी सकता है। अर्थात जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इनका आयात निर्यात करने से वेल बीइंग बढ़ता है, लोगों का कल्याण बढ़ता है, लोगों का भला होता है। इसीलिए अपने देश में किसी चीज़ की यदि कमी है तो कई देश से आयात करके उसकी कमी पूरी की जा सकती है, लोगों को अधिक से अधिक जीवन दान दिया जा सकता है।
आदमी लंबा जी सकता है। तो इसलिए जो आवश्यक सामान है उनका आयात किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अर्थात इसका मतलब यह है कि श्रम और पूंजी की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। श्रम और पूंजी की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। बेसिकली ये होता है कि हमारा जब श्रम, हमारी जब पूंजी अन्य विकसित देशों के श्रम और पूंजी से टकराव पैदा करती है, उनसे साथ सामंजस्य करती है, उनसे जब प्रतिस्पर्धा करती है तो निखार आता है। हमारी श्रमिक हैं वो भी कई सारी चीज़ें विदेशों के श्रमिकों से सीखते हैं, तो इसलिए क्या है, इनकी भी क्षमता बढ़ती है, इनकी गुणवत्ता बढ़ती है। इसी प्रकार हमारी भी पूंजी है, पूंजी में क्या एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी पूंजी भी सही दिशा में सही काम में लगती है। हमारी देश की पूंजी जब विदेशों में निवेश होती है तो उनको फुल एफिशिएंसी के साथ लगाना पड़ता है ताकि वो अन्य विदेशी पूंजी से प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके। इसीलिए अपने देश के जो घरेलू साधन पूंजी और श्रमिक है, अन्य विदेशी साधनों के साथ जब टकराव पैदा होता है, जब उनके साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, तब हमारे घरेलू साधनों में भी निखार आता है, घरेलू साधनों में भी गुणवत्ता बढ़ने लगती है। 14वां पॉइंट है, गरीब और पिछड़े राष्ट्र भी धनवान और आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं, इस ओपेक का उदाहरण यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये जो गल्फ कंट्रीज थे ना, सऊदी अरब है, कतर है, ये क्या था, इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल तेल की वजह से इन्होंने पूरी दुनिया में इसको है वो निर्यात किया और माला माल हो गए, धनवान हो गए, रिच हो गए। अब आप देखिए सऊदी अरब मतलब पूरी दुनिया की, एशिया की राजधानी बनने जा रहा है सऊदी अरब। मतलब हर सामान वहाँ इतना टैक्स कम है कि हर सामान पहले सऊदी अरब में आता है, फिर पूरे एशिया के देशों में निर्यात होने लगता है। तो इस प्रकार ये क्या है, रिच भी हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से काफ़ी कुछ लाभ है। 15वां पॉइंट आप देखिए, फैसिलिटी ऑफ डेट पेमेंट, अर्थात ये होता है कि ऋण भुगतान में सहायक है। ऋण भुगतान में सहायक इस प्रकार है कि अब दुनिया में क्या है, मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम है विच मेक्स टू पॉसिबल टू इफेक्ट पेमेंट फ्रॉम डेब्टर टू क्रेडिट कंट्री। मतलब ये होता है कि क्या होता है, दुनिया में कई संस्थाएं हैं, IMF है, WTO, उन्होंने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं कि किसी देश को भुगतान करने में कोई समस्या नहीं हो, पैसे लेने में भी कोई समस्या नहीं हो। यदि किसी के पास डॉलर है, डॉलर इंडिया आएगा, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी किसी को डॉलर चाहिए रुपए देगा, बदले में डॉलर मिल जाएगा। तो एक पेमेंट आसान हो गया, डेब्टर एंड क्रेडिटर उनके लिए काम आसान हो गया, ऋण लेना ऋण देना आसान हो गया, पेमेंट करना पेमेंट लेना आसान हो गया। किसी भी करेंसी में हो वो रुपए में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम रुपया डॉलर में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो भी हो जाता है। अर्थात इसका फ़ायदा ये है इंटरनेशनल ट्रेड का कि आसान काम हो गया। अगला काम है, अगला 16वां पॉइंट आप लिखिए, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि हमारे देश में घरेलू निवेश की कमी है, तब विदेशी निवेश के द्वारा बहुत देश के अंदर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आने से निवेश होगा, और निवेश होने से अधिक उद्योग लगेंगे, जैसे FDI आएगा, FII आएगा। हालांकि FII हो सकता है देश में स्टॉक मार्केट को इनस्टेबल करे, देश के स्टॉक मार्केट पे कुछ नेगेटिव प्रभाव हो, लेकिन FDI से तो कम नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। FDI से, विदेशी मुद्रा से, विदेशी करेंसी से, विदेशी संसाधनों से, विदेशी पूंजी से देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगने लगते हैं, देश में रोजगार बढ़ने लगता है, लोगों की आय बढ़ने लगती है, और अधिक से अधिक है वो देश की आय भी बढ़ने लगती है, लोगों का कल्याण भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है। इसलिए विदेशी पूंजी भी, FDI जैसी विदेशी पूंजी आवश्यक है देश के विकास के लिए। इसलिए पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी कुछ ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट आप लिखिए, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, अर्थात नई तकनीकी और वस्तुएं हमें मिलने लगती है। भारत सपोज एक गरीब देश है, उदाहरण के तौर पे कई सारे दिया जा सकता है। हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम जब आज़ाद हुए थे कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई। कैसे आई, सबको बताया कि हमने विदेशों से एक बार तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, लेकिन उसके बाद में अपने बनाना शुरू कर दिया। कारों का आप देख लीजिए, मारुति भारत में
हिंदुस्तान मोटर के भारत सरकार के अनुमति से कोलैबोरेशन हुआ और कोलैबोरेशन से हिंदुस्तान मोटर कंपनियां आई और भारत में ही कारें बनने लगी। मारुति का उदाहरण ले लीजिए, मारुति मतलब जापान की कंपनी के साथ सरकार की अनुमति से कोलैबोरेशन हुआ, सहमति हुई और उसके बाद मारुति ने अपना प्लांट लगाया। आज मारुति बहुत अच्छा कर रही है, देश के अंदर अपने आप कर रही है। तो शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, तकनीकी का हस्तांतरण गरीब देशों में होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के देश उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसमें महारथ हासिल कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आप देख लीजिए, अब शुरुआत की टेक्नोलॉजी हमने विदेशों से लाई, लेकिन धीरे धीरे हमने भी उसमें महारत हासिल कर दी। अब तो हमारी कंप्यूटर की बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में उसका डंका बजता है। इन्फोसिस ले लीजिए आप, सत्यम ले लीजिए आप, TCS ले लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ कब्जा है और अच्छा काम कर रही है। तो इसीलिए शुरुआत में न्यू टेक्नोलॉजी और मटेरियल हमें दुनिया से मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें भी महारत हासिल कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है वो है डाइवर्स प्रोडक्शन एंड सर्विस। विविध प्रकार का उत्पादन और सेवाएं भी देश में बनने लगती है। देखिए, कुछ सामान यहाँ बनता है, कुछ सामान यहाँ होता नहीं है। जो यहाँ सामान नहीं बनता है उसकी हम टेक्नोलॉजी लेके हमारे भी विभिन्न प्रकार के उत्पादन बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सामान बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब अपन शुरुआत में साइकिलें थी तो कारें बनने लगी। कारें में भी आज इतनी प्रकार की वैरायटी आ गई। आपको कैसी कार चाहिए, आपको छोटी कार चाहिए, बड़ी चाहिए, मिडिल चाहिए, SUV चाहिए, MPV चाहिए, जो भी चाहिए वो मार्केट में मिलने लगती। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो विविध प्रकार मतलब वैकल्पिक हो जाता है। हमारे पास कई प्रकार के वो उत्पादन हो जाते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को उसमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। उपभोक्ताओं को बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती है, उनका कल्याण बढ़ने लगता है। इस प्रकार ये सारी जो एडवांटेजेस है इंटरनेशनल ट्रेड के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो फ़ायदे हैं वो मैंने एक एक करके आप लोगों को समझा दिए हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप लोग बता दीजिए और हम इसका समाधान कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया ना भाई? समझ में आया?